अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल। सो आज जो है हम अपना इस तरह से लास्ट हमने अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखे थे। ठीक है, मैंने आपको जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिखाया था जिसमें हमने डिस्कवरी देख ली थी, प्रॉपर्टीज़ देख ली थी प्रोटॉन की। उस तरह से मैंने डिस्कवरी आपको प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन का भी मैंने डिफ्रेंशिएट भी करके बता दिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वांटम नंबर। ठीक है, सो हमने बहुत डिटेल में इस बारे में, पता है जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना डिस्कवरीज में और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए मैंने काफ़ी डिटेल में वो लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो काफ़ी वो आप जाके देख लीजिएगा। और मैं फिर से कह रही हूँ कि जो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम ये लेक्चर किस प्रोविंस के लिए है, तो बेटा ये लेक्चर पाकिस्तान के तमाम प्रोविंस के लिए है, ताकि इंडियन स्टूडेंट भी इस लेक्चर को देख रहे हैं। ठीक है, सो देखें, आपका अगर आपको यकीन करना है ना इस बात पे, तो आप क्या करें, वैसे भी आपकी हैबिट होनी चाहिए कि जब लेक्चर देखने के बाद, लेक्चर में आपको पता है मैं हर टॉपिक की से रिलेटेड होमवर्क देती हूँ। ठीक है, तो होमवर्क ज़ाहिर सी बात है आपने लेक्चर लिया, उसके बाद क्या फ़र्ज़ है आपका, आपका एक होमवर्क ये भी है कि आप उस टॉपिक को अपनी टेक्स्ट बुक से, भले आप किसी भी प्रोविंस से है, किसी भी प्रोविंस से है, ठीक है, आपने अपनी टेक्स्ट बुक से उस टॉपिक को रीड आउट कर लेना है। ठीक है, तो जब आप रीड आउट करने बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि आया कि लेक्चर आपकी टेक्स्ट बुक से मैच करता है या नहीं। 100% मैच करेगा। ठीक है, तब आपको अपने सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे ने ऐसे करके भी देखा और फिर उसने मैसेज भी किया कि यस मैम मैंने ऐसे करके देखा। आई थिंक वो पंजाब साइड थे, आई डोंट नो। ठीक है, कि मैम बिल्कुल सेम ही था, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर होंगे भी ना वो आप साइड पे लिख लीजिएगा। ठीक है, और जो मैं डिलीवर कर रही हूँ, सो ये तमाम पाकिस्तान के बम प्रोविंस के लिए है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये अगर आपको नहीं आएंगी तो फिर तो हो गया ना काम। अच्छा, फिर आ जाए, ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये क्या कहती है? बेसिकली मैक्स प्लैंक जो थे उन्होंने 900 में प्रपोज की थी ये थ्योरी। ठीक है, अब ये थ्योरी कहती क्या है और इस थ्योरी को कहते क्या है, इसने ये प्रपोज की प्लांक ने, मैक्स प्लांक ने ये थ्योरी, इसको प्लांक क्वांटम थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ एजम्पशन है इस थ्योरी के। ठीक है, वो एजम्पशन क्या है कि भाई रेडिएंट एनर्जी जो है ना वो इमिट होती है और एब्जॉर्ब होती है, इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस। मतलब पहले जो साइंटिस्ट थे उनका बेसिक ये कॉन्सेप्ट था कि भाई कोई भी मैटर है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक मैटर है। ठीक है, एम फॉर मैटर। अब इससे कोई भी एनर्जी अगर इमिट होती है, ये कोई भी एनर्जी इसके अंदर क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो वो पहले साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि वो जो है ना, वो जो इमिट और एब्जॉर्ब का जो मैनर्स होता है ना, कि एनर्जी इमिट हो रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में होती है। पहले साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि भाई किसी भी मैटर से जो एनर्जी इमिट होती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में होती है। क्या कह रहे थे वो, उनका क्या कॉन्सेप्ट था, कंटिन्यूस फॉर्म में होती है। तो बेसिकली इन फ्यूचर जब इस पे वर्किंग की मैक्स प्लैंक ने, तो उसने बताया कि बेसिकली वो कंटिन्यूस नहीं होती, वो डिसकंटिन्यूस मैनर में होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वक्त के साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, साइंटिस्ट के जो है कॉन्सेप्ट इसके बारे में, रेडिएशन के बारे में क्लियर हुआ, एनर्जीज़ के बारे में, कि भाई जो रेडिएंट एनर्जी जो इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है किसी भी बॉडी से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, वो ऑलवेज डिसकंटिन्यूस मैनर में होती है, नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, और ये किसकी एजम्पशन थी, कौन सी थ्योरी की थी, प्लांट क्वांटम थ्योरी, आपको पता होना चाहिए। और किसने प्रपोज की, इसके नाम से ही ज़ाहिर है, मैक्स प्लैंक ने 1900 में। ठीक है, अच्छा, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट और डिस्क्रीट यूनिट नॉन एज क्वांटम। ठीक है, इन केस ऑफ लाइट और क्वांटम एनर्जी। अब ये कह रहे हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि इसने तो एक कहा कि वो क्या होती है, वो होती है डिसकंटिन्यूस मैनर में। देखिए ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है ना, कंटिन्यूस नहीं है। देखिए ये गैप जो बीच में है, ये क्या शो कर रहा है कि ये डिसकंटिन्यूस मैनर में। पहली बात तो इसने ये बताई, दूसरी इसने ये बताई कि ये स्मॉल पैकेट में भी हो सकती है। मतलब इस तरह से वेव की शक्ल में ये वेव है ना, ये किस तरह से आपको लग रहा है, वेव नेचर शो कर रही है। ठीक है, और वेव में नेचर में डिसकंटिन्यूस मैनर शो कर रहा है, क्योंकि गैप जो आपको शो हो रहा है इसका मतलब क्या है कि ये डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूस तो यूं होता है ना, जो पहले साइंटिस्ट का ख्याल था कि एनर्जी किसी भी बॉडी किसी बॉडी से जो एमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो कंटिन्यूस में होती है, लेकिन ये नहीं होती इस तरह से। ये प्लांट क्वांटम ने कहा कि वो क्या होती है, वो डिसकंटिन्यूस मैनर में होती है, या क्या होती है, स्मॉल पैकेट्स या डिस्क्रीट यूनिट की फॉर्म में होती है। ठीक है, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में हो रही होती है, या डिस्क्रीट यूनिट की फॉर्म में। जिसको इसने क्या कहा, क्वांटम कहा। क्या कहा इसने, क्वांटम कहा, कि जो डिस्क्रीट पैकेट होते हैं एनर्जी के, ठीक है,
उसको इसने क्वांटम कहा, किसने, इस वजह से इसको कहते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, एक बात इसने क्या कही कि भाई जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है किसी भी बॉडी से, वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में होती है, या तो वो किस में हो सकती है, या वो स्मॉल पैकेट्स में भी हो सकती है, डिस्क्रीट यूनिट में भी हो सकती है, जिसे उसने क्वांटम कहा। और यही क्वांटम अगर हम इन केस ऑफ लाइट देखें, इन केस ऑफ लाइट, तो यही जो क्वांटम ऑफ एनर्जी है, ये जो क्वांटम है, जो पैकेट्स है, ये एनर्जी का एक पैकेट है ना। तो अगर लाइट में बात की जाएगी ना इस क्वांटम की, मतलब इस क्वांटम, ये जो एनर्जी है, अगर इन केस ऑफ लाइट की बात की जा रही है ना, तो वहाँ पे इस क्वांटम को हम क्या कहेंगे, वहाँ पे इस क्वांटम को हम कहेंगे फोटोन। ठीक है, वहाँ पे ये क्वांटम इन केस ऑफ लाइट क्या होगा, फोटोन। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने अपने पास नोट कर लेनी है। ठीक है, तो इसने ये बताया था। अच्छा, तो ये तो आपने देख लिया। दूसरा जो है द अमाउंट, और एक चीज़ मुझे बतानी थी। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो कि इनका ये ख्याल था कि भाई कंटिन्यूस मैनर में होता है, वो क्लियर हो गया कि भाई डिसकंटिन्यूस में होता है या स्मॉल पैकेट्स या डिस्क्रीट यूनिट जिसे क्वांटम कहा जाता है, उसकी फॉर्म में भी होता है। ठीक है, जो कि एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, और वही पैकेट्स अगर इन केस ऑफ लाइट बात की जाए तो उसे फोटोन कहते हैं। ये बात हो गई पहली असम्पशन, मैंने आपको समझा दी। मैं जिस तरह से आपको समझा रही हूँ ना, ये एमसीक्यूज इसी तरह से वो करके पूछते हैं ना, फिर आप लोग वहाँ पे फंस जाते हैं। तो जिस तरह से मैं समझा रही हूँ वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो आपको वो एमसीक्यू इस तरह से देते हैं कि आपको कोचिंग में पढ़ाया तो होता है, लेकिन बस रीड आउट करवाया होता है। ठीक है, और आप लोग भी नहीं कर रहे होते वर्किंग। तो इस तरह से मैं हर चीज़ में जो आपको एक एक चीज़ समझा रही हूँ ना, 1 बाय 1, ताकि जिस तरह से भी एमसीक्यूज आए आप लोग अटैम्प्ट कर सके। ठीक है, आप लोग अपना टाइम जो दे रहे हैं, तो आपको ये टाइम ज़िया ना जाए ना, ये आपका ज़ाया ना हो। अच्छा, सेकेंड असम्पशन देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एसोसिएटेड होती है ना क्वांटम ऑफ रेडिएशन से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी की। जिस तरह से मैंने कहा, मतलब इस थ्योरी ने बताया कि या तो वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में होगी, ठीक है, जो अमाउंट जो एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट होगी किसी भी बॉडी से ही, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, या तो क्या होगी, वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी में होगी, जिसे हम क्या कह रहे थे, क्वांटम, जिसे हम क्वांटम कह रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि ये जो एनर्जी का जो पैकेट है ना, अब ये जो पैकेट्स है या डिस्क्रीट यूनिट जो है, स्मॉल पैकेट, या ये क्या है, एनर्जी का पैकेट है। तो हम इसे क्या कहते हैं, क्वांटम ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं ना, कि भाई ये पैकेट को हम क्वांटम कह रहे हैं, तो एनर्जी का है, तो हम इसे क्वांटम ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है ना इस क्वांटम की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, किसके होती है, फ्रीक्वेंसी के। कि जो एनर्जी एसोसिएट होती है ना इस क्वांटम के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, जो भी एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी से, मतलब जितनी ज़्यादा जैसे कि एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, जितनी ज़्यादा वो उस पॉइंट से पास कर रही होगी एनर्जी ना, उतनी किसी भी पॉइंट से जितनी फास्टली वो एनर्जी जो है 1 सेकेंड में मूव कर रही होगी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब किसी भी पॉइंट से एनर्जी का जो एब्जॉर्ब होता है या एमिशन होती है, ठीक है, इन 1 सेकेंड, वो उसकी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये मैंने आपको रिलेशन बता दिया। ठीक है, अच्छा, और इसमें जो है अब ये फार्मूला है, ठीक है, जिस तरह से मैंने कहा यार ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो अब ये आता है कि ठीक है, अब इसको ये जो डायरेक्ट रिलेशन है, इसको इज इक्वल टू में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक कांस्टेंट की नीड है, और वो कांस्टेंट क्या है, एच। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू मैंने क्या लगा दिया, इक्वल टू के साइन इस वजह से लगा क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट लग गया जो कि क्या है, एच। और इस एच को क्या कहते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट। मतलब ये क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है। मतलब जो प्लांक्स ने बताया था कि एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, कि वो जो एनर्जी जो क्वांटम की फॉर्म में होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितना एक पॉइंट से वो पास आउट कर सकती है। ठीक है, तो अब ये जो फार्मूला बना, ये प्लांक्स जो क्वांटम ने जो अपनी एजम्पशन दी थी, तो उसमें जो उसने कांस्टेंट ऐड किया तो ये एक फार्मूला बन गया। ठीक है, तो ये जो एच है ये प्लांक्स क्वांटम, इसे प्लांक्स क्वांटम कहते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.625 एक्सपोनेंट -34। ठीक है, जूल सेकंड। ठीक है, जूल सेकंड, इसका कभी कभार यूनिट भी पूछा जाता है, तो इसका यूनिट क्या है, जूल सेकंड। और इसकी वैल्यू तो लाजमी याद रखनी है, आगे जाके न्यूमेरिकल मतलब एमसीक्यूज और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, आ बॉडी कैन इमिट और ऑब्जर्व एनर्जी ओनली इन टर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम। अब ये जो फार्मूला है, जो आपके पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से ये जो फार्मूला आया है, ठीक है,
ठीक है। ये क्या है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, एनर्जी है, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपने याद रखनी है। ठीक है, इसका क्या है 6.625 -34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि कोई भी बॉडी से जो एनर्जी इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होती है, मतलब वो हमेशा होल नंबर में हो सकती है, कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं होगी, कभी भी 1.5 2.5 इसमें नहीं हो सकती। ठीक है, मैं समझी शायद वीडियो बंद है वरना इतना ज़्यादा समझाने के बाद जब आपको पता चल रहा है कि वीडियो बंद है फिर बहुत बुरा हाल होता है आपका। तो अभी मैं सोच के मैंने देखा नहीं वीडियो तो ऑन है। ठीक है, अच्छा तो कभी भी ये पॉइंट की शक्ल में नहीं होती, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल मीन होल नंबर की फॉर्म में होती है। ठीक है, लाइक n 1 2 3 4। ठीक है, ये जो अब ये n आप कहेंगे n कहाँ से आ गया, देखें ये एनर्जी जो है ना, ये अगर आप n बेसिकली शो करता है कि कौन से कितने कितने नंबर ऑफ उसके लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, ठीक है, एंड आगे आप पढ़ेंगे कि भाई किस शेल के लिए यूज़ हो रहा है, कितने, फॉर एग्जांपल अगर हम एटम की बात करें तो उसमें कौन से शेल में यूज़ हो रहा है। तो एन बेसिकली हमेशा याद रखना है कि ये होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये फ्रैक्शन में नहीं होती, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब ये होल नंबर में होगी, 1 2 3 4 की शक्ल में होगी। ठीक है, अच्छा अब ये E इजिकल टू एन एच वी था ना फार्मूला, अब इसमें आप एन लगा दें। ठीक है, मतलब आप किसी भी शेल किसी भी लेवल पे आप इसकी किसी भी लेवल पे आप एनर्जी मालूम कर सकते हैं। तो ये फार्मूला क्या बन गया, ये बन गया E इज इक्वल टू एन एच वी। ठीक है, एन जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, मतलब सॉरी 1 2 3 हो सकता है, मतलब ये होल नंबर में आ सकता है। ठीक है, सो ये सारा प्लांक क्वांटम थ्योरी जो कि मैंने बता दी और इस तरह से बताई कि आप कभी भी ना भूलें और कभी भी भूलेंगे भी नहीं, जिस तरह से मैंने समझाया है। अच्छा अब आते हैं हम क्वांटम नंबर्स पे। तो क्वांटम नंबर्स बेसिकली होते क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है, दिस कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है जो कि ऑब्टेन होती है किससे, एक इक्वेशन है, वेव इक्वेशन, जिसे क्या कहते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखें, पहले तो बोहर ने अपना मॉडल दिया था। अच्छा कुछ बच्चे ख्याल करते हैं कि ये फिर कौन से, ये वेव देखें, ये वेव नेचर पार्टिकल नेचर दोनों बता रहे हैं प्लांक कांस्टेंट थ्योरी ना, वेव नेचर इज कंटिन्यूस और पैकेट की फॉर्म में। तो इस तरह से जो लाइट है वो वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक, वो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत डिटेल में, कि बहुत से क्या हुए डिस्कवरीज हुई जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्या बताया कि भाई लाइट इज़ अ पार्टिकल एनर्जी, जबकि बाकी जो एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने क्या बताया कि वो वेव नेचर है। तो वो आप फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये वेव नेचर बताता है पार्टिकल, बेटा ये वेव नेचर, कोई कहता है शायद ये वेव नेचर नहीं बता रहा, क्योंकि फोटोन की बात आ गई, पार्टिकल क्वांटम की बात आ गई। तो बेटा इसमें पहले हमने क्या पढ़ा कि कंटिन्यूस फॉर्म में होती है, वेव लाएगी होगी ना, सॉरी डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होती है। तो ये वेव वो इसमें अभी वो बात नहीं आती डिफरेंशिएट करने की, ये दोनों नेचर बता रही होती है। ठीक है, तो इसमें अभी कंफ्यूज नहीं होगा, वो फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैं बता के आई थी कि भाई जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, जो कि इसकी इक्वेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुए साइंटिस्ट के। ठीक है, तो इसने जो है इसकी जो वेव इक्वेशन के सोल्यूशन से हमें कुछ न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यूज़ मिली, कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मिली जिसे हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है ये डिस्क्राइब करती है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है इन एन एटम कहाँ पे है, जैसे कि एड्रेस अब हम जो है अगर हमें कोई चीज़ का ऑर्डर देना होता है तो हम अपना एड्रेस देते हैं ना, इसका मतलब हम अपना क्वांटम नंबर प्रोवाइड करते हैं कि भाई कौन सा शहर है और शहर में कौन सी जगह है, प्लेस कौन सा है और प्लेस में कौन सा एरिया है और एरिया में कौन सी गली है, कौन सी स्ट्रीट है और स्ट्रीट में कौन सा हाउस नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना मतलब हम एलिमेंट में, जैसे कराची एक एलिमेंट है, उसके अंदर हम मतलब हम एज अ मेंबर एक एटम है, जो कि हमारा जो मेन है जो लोकेशन है वो हमारा घर है। तो इस तरह से जो ये लोकेशन को बताती है, किसकी लोकेशन को बताती है, ये एक एड्रेस है, किसका एड्रेस है, एटम का एड्रेस है, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, सॉरी एटम, जैसे कि शहर जो एलिमेंट जो है पाकिस्तान है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर जो शहर है कराची वो एटम है, और जो इलेक्ट्रॉन है जो कि हम है वो हम
हाउस नंबर होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो क्वांटम नंबर है, कि मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, क्वांटम नंबर बेसिकली एड्रेस बताता है, ठीक है। एड्रेस किसका बताता है? इलेक्ट्रॉन का बताता है कि भाई एटम में जो है ना वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, किस शेल में वो पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बताता है? ये जो है एड्रेस बताता है इलेक्ट्रॉन का इन एन एटम, ठीक है। जिस तरह से हम अपना एड्रेस बताते हैं, मैंने जिस तरह से एग्जाम्पल दी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और कहाँ से ये ऑब्टेन हुए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, ठीक है। और ये कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, और ये बेसिकली बता क्या रही होती है, ये जो है डिस्क्राइब कर रही होती है, डिस्क्राइब करती हुई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, किस शेल में, किस ऑर्बिट में लोकेटेड है इन एन एटम। अभी जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ना, ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होता है जिसे हम स्मॉल एन से शो करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल एल से शो करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल एम से शो करते हैं, और सबसे बाद में फिर स्पिन क्वांटम नंबर है जिसे हम एस से शो करते हैं, स्मॉल, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर हम आगे जो है 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये कि ये क्या बता रहे होते हैं, ठीक है। कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसके बारे में इससे मतलब एमसीक्यूज भी काफ़ी आते हैं। अच्छा, अब क्या है कि ये जो 4 क्वांटम नंबर है ना, ये टुगेदर, ये तमाम जो एन एल एम मैंने बताया, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन क्वांटम नंबर, ये क्या देते हैं? ये डिस्क्रिप्शन देते हैं इलेक्ट्रॉन की कि भाई कहाँ पे इलेक्ट्रॉन एटम में किस जगह लोकेट है। जिस तरह से मैंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैंने अपना एड्रेस बताया कि कराची के अंदर मैंने अपना प्लेस बताया, फिर स्ट्रीट बताई, फिर मैंने जो है वो बताई हाउस नंबर बताया। तो इस तरह से जो है बड़े पैमाने पे मैंने अपनी जगह बता दी कि मैं इस जगह पे हूँ, जो मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, ठीक है। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ये तमाम ये चारों चीज़ें मिल के बताती है कि भाई इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर किस जगह पर है, किस शेल में वाक़ है। तो ये किस तरह से बताती है, कौन क्या बताता है, वो हम आगे डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मैंने आपसे कहा कि बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जो है ना वो शो करते हैं स्मॉल एन से। एक्चुअली मैं बार बार वीडियो को देख रही हूँ कि कहीं बंद ना हो गई हो मेरा, एक तो मैं इतनी एनर्जी से बोल रही होती हूँ, ऊपर से अगर ये वीडियो बंद हो जाता है ना, फिर दिल मेरा बहुत ज़्यादा टूट जाता है कि यार इतना अच्छा से समझाया, ऊपर से वीडियो भी ऑफ थी। मेरे साथ बहुत दफ़ा ये हुआ भी है, और आप यकीन करें फिर मैंने दोबारा से वीडियो लेक्चर अपलोड किया, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से शो करते हैं, ठीक है। अब ये बता क्या रहा होता है? कुछ तो बता रहा होगा ना। ये जिस तरह से मैंने कहा कि 4 क्वांटम नंबर होते हैं जिसकी बदौलत जो है हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन में एटम में कहाँ, इलेक्ट्रॉन जो है एटम में कहाँ लोकेट कर रहा है। तो हम 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। ये जो क्वांटम नंबर है जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, जिसे स्मॉल एन से शो करते हैं, ये बता रहा होता है, ये हमें मेन एनर्जी लेवल बता रहा होता है। मेन एनर्जी लेवल मतलब ये एक एटम है, अब इसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, अब एटम जो है, इलेक्ट्रॉन जो है कौन से शेल के अंदर है, ठीक है। ये सारे शेल बने हुए, ये कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा, ये सारे शेल है, ठीक है। अब इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, मतलब ये मेन शेल बताता है, मेन एनर्जी लेवल, या शेल कह लो या ऑर्बिट कह लो, ये एक ही बात है, शेल, ऑर्बिट, मेन एनर्जी लेवल, ठीक है। तो वो कौन बताता है? वो हम बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। इन विच द इलेक्ट्रॉन इज, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये एक एटम है, ठीक है। अब इसमें ये जो है हमारा न्यूक्लियस है एटम का, अब इसके जो है ना डिफरेंट एनर्जी लेवल है, ठीक है। एनर्जी लेवल तो पता है ना, के होता है, आगे पढ़ेंगे, KLMN आगे भी होते हैं, लेकिन KLMN कॉमन होते हैं, ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे। अब जैसे ये K है और दूसरा जो है L है, फिर M है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लोकेट कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम के अंदर कौन से शेल के अंदर लोकेट कर रहा है, वो पता लगाता है हमारा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या पता लगाता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में है, या कौन से ऑर्बिट में है, या कौन से मेन एनर्जी लेवल में, एक ही बात है। मतलब बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें मेन एनर्जी लेवल बताता है कि भाई इस एनर्जी लेवल में आपका इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, ठीक है। सो या आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज आता है कि कौन सा क्वांटम नंबर बताता है, तो आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर टिक करना है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, वो तो मैंने बता दिया, और साथ में मैंने ये बताया था कि भाई ये जो एन होता है ना, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल मीन होल नंबर में होता है, ये याद रखना। होल नंबर 1 2 3 4 x कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
ये हमेशा होल नंबर में होता है, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। और जिस तरह से अब ये एन जिस तरह से मैंने बताया कि क्या बता रहा होता है, ये शेल बता रहा होता है, ये शेल बता रहा होता है, या ऑर्बिट के लिए या मेन एनर्जी लेवल के लिए, ठीक है। अब आप मुझे बोलेंगे कि मैम अगर एन शेल बता रहा होता है तो ये 1 2 3 इसका मतलब क्या है? 1 का मतलब है कि पहला शेल मीन के शेल पहला होता है, 2 का मतलब दूसरा शेल जो होता है वो हमारा एल शेल होता है, तीसरा शेल जो होता है वो हमारा एम शेल होता है। जिस तरह से ये एक एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब जो पहला शेल, जिस तरह से मैंने बताया कि पहला शेल क्या होगा, के होगा, दूसरा शेल क्या होगा, एल होगा, तीसरा शेल क्या होगा, एम होगा, ठीक है। तो इस तरह से चौथा शेल होता है एन, ठीक है। तो बेसिकली ये अब आपको समझ आए कि एन शेल बता रहा होता है। अच्छा 1 होगा तो हम समझ जाएंगे के शेल की बात हो रही है, 2 होगा तो हम समझ जाएंगे कि एल है, 3 होगा तो हम समझ जाएंगे एम है, ठीक है। इस तरह से जो है ये शेल बता रहा होता है, ठीक है। यह बात आपको समझ आ गई। अच्छा ये बेसिकली जो है ना, ये हमें साइज ऑफ द ऑर्बिट भी बता रहा होता है, ठीक है, साइज ऑफ द ऑर्बिट। अब आप बोलेंगे मैम किस तरह से साइज ऑफ द ऑर्बिट बताता है? एक साइज ऑफ द ऑर्बिट इस तरह से बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल जो है ना, फॉर एग्जांपल आपने जो है, आपको पता चला कि ये एक एटम है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कौन से शेल में है? एल शेल में है, ठीक है। इसमें जो इसका इलेक्ट्रॉन है आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से निकाल लिया, आपको पता चल गया कि एन की वैल्यू इसकी क्या आई है? 2 आई है। 2 किसके लिए होता है? आपको पता है एल, इसका मतलब सेकंड शेल में जो है क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा आपको एटम दिया जिसमें जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो कौन से शेल में था? वो था फर्स्ट शेल में, ठीक है। फर्स्ट शेल मीन के शेल में। तो आप खुद बताएं कौन सा साइज बड़ा है? ये ये ए एटम है, ये दूसरा बी एटम है, तो साइज किसका बड़ा है? ये वाला, इसका साइज बड़ा है ना, इसका साइज बड़ा है। किस तरह से आपको पता चला कि इसका साइज बड़ा है? तो आपने ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने आपको साइज के बारे में बता दिया, क्योंकि एल अगर इलेक्ट्रॉन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 2 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एल शेल में है। तो जब सेकंड शेल तक बात आएगी तो क्या होगा? एटम का साइज बढ़ जाएगा ना। इसमें देखें एटम का साइज बड़ा है और इसमें देखें एटम का साइज क्या है? कम है, क्योंकि शेल नंबर कम है, एन नंबर कम है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें साइज भी बता रहा होता है। और सेकंड ये हमें डिस्टेंस बताता है फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब जैसे कि ये बी वाला एटम देखें, इसमें जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन का देखें डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, क्योंकि ये दूर है, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू 2 थी, मतलब ये दूर है, सेकंड शेल में है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से। और यहाँ पे देखें क्योंकि फर्स्ट शेल में है ए वाले एटम में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, तो यहाँ पे ये करीब है, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस जो है कम है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? कम है फर्स्ट शेल में। तो इस वजह से ये डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस भी बता रहा होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक तो आपको शेल नंबर बता रहा होता है, सेकंड आपको ये आपको मदद करता है कि आप साइज ऑफ द एटम बता सके। जिस तरह से आपने खुद बताया कि यार सेकंड शेल है तो इसका मतलब जिसमें सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका साइज बड़ा होगा किससे? जिसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होगा, बनिस्बत उसके बड़ा होगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है न्यूक्लियस का डिस्टेंस भी बता सकते हैं। आप बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होगा उसका डिस्टेंस कम होगा, मतलब वो ज़्यादा करीब होगा न्यूक्लियस से बनिस्बत किसके? जिसका न्यूक्लियस सेकंड में होगा या थर्ड में होगा। तो इस तरह से आप साइज डिस्टेंस भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आप ये 3 चीज़ें बता रहा होता है, एक तो शेल नंबर बता रहा होता है, ठीक है, दूसरा ये डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस भी आपको पता चल जाता है इससे, और साइज ऑफ द ऑर्बिट भी पता चल जाता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जिस तरह से एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो इलेक्ट्रॉन गेट फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड एनर्जी इंक्रीज। जिस तरह से आपने खुद देखा कि वो जो मैंने बड़ा एटम बनाया था तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में था? सेकंड शेल में था, सेकंड शेल में था। और दूसरा ए वाला जो एटम बनाया था उसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में था, के में था, दूसरे में एल में था। तो आपने खुद देखा कि जो एल में था इलेक्ट्रॉन मीन सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन था वो उसका जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस था वो ज़्यादा था, मतलब वो काफ़ी दूर था न्यूक्लियस से ना, यही देखा आपने। तो जब भी एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, जब भी एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी क्या होगा? साइज भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये लिख ले, ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। साइज भी इंक्रीज करेगा और डिस्टेंस जो होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, वो भी इंक्रीज करेगा। आपने खुद देखा ना कि बड़ा आइटम जब बनाया था तो वो इलेक्ट्रॉन दूर था तो साइज भी ज़्यादा वो दूर था न्यूक्लियस से, ठीक है, और साइज भी बड़ा था। और एन की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस भी बढ़ेगा, और साथ में जो मेन पॉइंट है एनर्जी भी बढ़ेगी।
एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, ये चारों आप लिख लें बेटा जल्दी से कि जब भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, मतलब किस तरह से, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक आपको दिया है 3 और दूसरा आपको दिया है 2, तो आप मुझे बताएं कि इसमें साइज किसका बड़ा होगा। आप बोलेंगे मैम 3 का बड़ा होगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 जो है वो ग्रेटर है 2 से। मतलब 3 कौन सा शेल है, 3m शेल है, और जो 2 है वो कौन सा शेल है, 2 हमारा एल शेल है। तो एम शेल तक बात आ गई, तीसरे शेल तक बात आ गई, इसका मतलब साइज बड़ा है। ठीक है मैम, और साइज बड़ा है तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ गया। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब एन हमारा जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा हमारी एनर्जी भी इंक्रीज होगी। मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का डायरेक्ट रिलेशन है एनर्जी से। ठीक है, मतलब जितना जो है इलेक्ट्रॉन हायर शेल में हायर एनर्जी लेवल में मूव करेगा उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, और जितना वो हायर से लोअर में जाएगा तो उसकी एनर्जी इमिट होगी। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन जो है लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में मूव करता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जाहिर सी बात है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ना। अगर वो हायर से लोअर में गिरता है, ठीक है, मतलब लोअर में आता है, मतलब एल से वो आता है के में, ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि एनर्जी एमिट करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेशन है। तो आपने ये सब कुछ नोट कर लिया होगा। ये मैंने ट्रिक बताई आपको, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ ये वाली चीज़ कि एन डायरेक्ट रिलेशन एनर्जी की, मतलब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। किस तरह से, जैसे कि ये एक एटम है, ठीक है, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आपको पता ही होगी ना ये बातें। अब ये हमारा के शेल है, ठीक है, जो पर्पल से बनाया है, ये हमारा एल शेल है, ठीक है, और जो ब्लू से बनाया, और जो येलो से बनाया ये हमारा एम शेल है। ठीक है, अब ये 3 शेल है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है एम शेल से कहाँ पे जाता है, एल शेल में, एम शेल है तीसरा शेल, और सेकंड शेल में जब जाएगा मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा है। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी को क्या कर रहा होगा, ये इमिट कर रहा होगा। तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को इमिट करेगा तो उसकी एनर्जी ओवरऑल क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर ये जो है ना एल से एम की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब सेकंड शेल से जो है ये जा रहा है थर्ड शेल में, मतलब लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जब भी जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि एन की वैल्यू तो एक इंक्रीज हो रही है, 2 से 3 हो रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। अब एनर्जी क्यों इंक्रीज हो रही है, रट्टा नहीं लगाना, आपने देखना है कि भाई मैम दीना ने बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में मूव करता है तो एनर्जी क्या करता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी, और जब बढ़ेगी तो वो हाई एनर्जी लेवल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो मैंने दोनों डिफरेंस दोबारा से समझा दिया। आई होप कि आपको समझ आ गए हो। मैंने अपनी पूरी एनर्जी जो है ना लगा के आपको समझा दिया, हर लेवल से आपको समझा दिया, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रह चुकी हूँ, और जो भी मुझे प्रॉब्लम आती, मतलब जो भी मैंने फेस की थी वो सब मैंने आपको बता दी कि आप किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं एक सांस में पढ़ा रही होती हूँ। ठीक है, मैं सांस ले लूँ। ठीक है, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, और मैंने जिस तरह से आपको पॉइंट क्लियर किए, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि यस मैम जो है हम सेटिस्फाई हैं, क्योंकि जब आप लोग के कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे मोटिवेशन आती है। ठीक है, और मैं फिर और ज़्यादा वर्किंग करने की नीड करती है। जिससे लास्ट टाइम नेट प्रॉब्लम की वजह से मैं जो है लेक्चर, मतलब जो कमिंग संडे के टॉपिक चैप्टर थे उसके लेक्चर अपलोड नहीं कर पाई। तो आज मेरा ये टारगेट है कि आज मैं पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे लेक्चर अपलोड कर दूँ, और फिर कल इंशाल्लाह फोर्स एंड मोशन, ताकि बिफोर फ्राइडे आपको सारे लेक्चर मिल जाए, और फिर इंशाल्लाह पास पेपर के एमसीक्यूज लाजमी सॉल्व करें। ठीक है, मैं भी करवाऊँगी आपको, और आपने खुद भी होमवर्क लाजमी करना है जो भी आपको दिया जाए। ठीक है, अभी तो आपको होमवर्क, जिस भी लेक्चर में कोई होमवर्क ना दूंगा तो समझ ले कि आपने टेक्स्ट बुक, मैं होमवर्क का बोलूँगी या ना बोलूँ, टेक्स्ट बुक के रिलेटेड आपने टेक्स्ट बुक लाजमी रीड करनी है। आप किसी भी प्रोविंस से हैं, लेक्चर देखने के बाद आपने अपनी टेक्स्ट बुक खोलनी है, वो टॉपिक लाजमी रीड करना है। ठीक है, ताकि जो नोट्स आपने बनाए हो अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा बात है आपकी बुक में तो वो साइड पर लिख लो। ठीक है, तो इस तरह से डेली वर्किंग करें, डेली मेहनत करें। अच्छा, अब ये तो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया, हर लेवल से बता दिया। तो अब ये देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना किसी भी शेल में, अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में के में बता दो, मुझे एल में बता दो, एम में बता दो। ठीक है, तो आप किस तरह से बताएंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला है, वो कौन सा है, 2n²।
2n² की मदद से आप बता सकते हैं कि भाई अब आपसे पूछा जाए, मैं आपसे पूछी हूँ बेटा के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब आपके फ़ौरन माइंड में आया कि मैम दीना ने फार्मूला बताया था कि हम शेल, अगर हमें कोई शेल दे दे, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि के में कितने आ सकते हैं, या मैं आपको बोलूँ कि n है 1, ठीक है, n है 1, आप मुझे बताएं कि कितने वो आएंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आपके जहन में फ़ौरन फार्मूला है कि मैम दीना ने हमें बताया था कि मैक्स अब हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं शेल लेवल पे, वो फार्मूला है 2n²। तो आपने लिखा 2 और आपने देखा कि के का पूछ रहे हैं, तो के जो है उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन जो शेल नंबर है वो कौन सा होता है, वो 1 होता है। तो आपने क्या किया, n की जगह 1 रखा और स्क्वायर किया। अब n1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो आपका आंसर क्या है 2। तो इसका मतलब आपके के शेल में जो है मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 2 आ सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता भी होगा क्योंकि आपने ये रट्टा लगाया होगा कि भाई के में 2 आते हैं। अब आपको पता चल गया, अब आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम दूसरे के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपको कहा जाए, आपके प्रोफेसर कहें कि बेटा एल के लिए ज़रा निकालो। अब आपके फ़ौरन माइंड में आया कि हाँ मैम दीना ने जो फार्मूला बताया उसकी वजह से हम निकाल सकते हैं। अब आपने टीचर ने आपको एल दिया है, प्रोफेसर ने आपको एल दिया। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो एल के लिए वैल्यू होती है वो क्या होती है, एल क्या है, सेकंड शेल है, तो एन क्या होगा, n2 होगा। तो आपने क्या किया, एन की जगह 2 लिखा और स्क्वायर किया, तो 2 टू द 4, ठीक है, तो 4 टू द क्या हो जाएगा 8। तो इसका मतलब एल शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि एल कौन सा शेल नंबर था, सेकंड, तो जो एन की जगह 2 रखा तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, ठीक है। इस तरह से जब आप एम के लिए करेंगे तो एम कौन सा शेल नंबर है, तीसरा, तो एन की जगह जब आप 3 रखें और 3 का स्क्वायर करें, 3 3 9 और 9 2 18, तो इसका मतलब m में जो है वो 18 आ सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे कोई भी शेल नंबर आपको दिया जाए KLMN या आपको n की शक्ल में दिया जाए, आपको खुद ही पता होना चाहिए। अगर आपको l देते तो आपको पता है कि n2 है उसका, m देते तो n3 है, n देते तो n4 है, ठीक है। इस तरह से n4 के लिए भी कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 16 और 16 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सारा आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी मैंने बताया कि MCQs आते हैं इसके बेटा, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने आपको किया वो सारे यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कि किस तरह से आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं। शेल के लें, ऑर्बिट के लें, ठीक है। उसको जैसे कि n, अगर n1 होगा तो k शेल होगा, अगर n2 होगा तो l शेल होगा, अगर n3 होगा तो m शेल होगा, अगर n4 होगा तो n शेल होगा। ये बता चुकी हूँ ना। तो अगर आपको प्रोफेसर k शेल देंगे तो आपने n की जगह 1 लिखना है, क्योंकि आपको पता है k शेल के लिए n1 होता है। अगर l शेल बोलेंगे तो आपको पता है कि l शेल के लिए n जो 2 होता है, तो 2 टू द 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, जिस तरह मैंने अभी आपको करके दिखाया। अगर m शेल देंगे तो आपको पता है कि m शेल के लिए जो n की वैल्यू होती है वो 3 होती है, इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास 18 आ गया। इस तरह से आपको अगर n शेल देंगे तो आपको पता है कि n के लिए n शेल के लिए जो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 4 होती है, तो 4 4 16 16 2 32, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि n शेल में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, k शेल में 2 आ सकते हैं, ये आता है MCQs, ठीक है। l शेल में कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। m शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन m शेल में 18 आते हैं और l शेल में 8 आते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको पता चल गया, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बहुत डिटेल में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अब ये एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा होता है आपको, ये आपको बेसिकली बता रहा होता है शेप ऑफ ऑर्बिट। जो ऑर्बिट की शेप है ना, ये ऑर्बिट मोशन बता रहा होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी ऑर्बिट में होता है, अब उस ऑर्बिट में वो किस तरह से मूव करता है। तो बेसिकली ये, मैं जरा सांस ले लूँ, देखिए ये जो क्वांटम नंबर होता है ना, मैं देख रही हूँ ये वीडियो ऑफ तो नहीं है, बार बार मुझे जो है ना ये बीमारी लग गई है कि मैं बार बार देखती हूँ कि वीडियो ऑफ तो नहीं है, क्योंकि इतनी एनर्जी से पढ़ाने के बाद जो है ना बार बार देखती हूँ कहीं ऑफ ना हो, मेरी एनर्जी ज़ाया ना हो। अच्छा यार ये वाला पढ़ाई देती हूँ, फिर नेक्स्ट हम बाकी देख लेंगे। ये लास्ट मैं इसमें करवा रही हूँ क्योंकि पानी पीने मैं चाहे पानी पी लूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी कंटिन्यू करवाऊंगी। देखें एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ना बेसिकली शेप ऑफ ऑर्बिट के बारे में बता रहा होता है। मतलब जो ऑर्बिट की शेप है ना, अच्छा हमें पता, मतलब अब मैं बता रही हूँ कि भाई किस तरह से। देखिए हमें पता था कि शेल है, ठीक है, मतलब एटम है उसके अंदर शेल होते हैं, ठीक है। पहले ये ख्याल किया था बस शेल में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बाद में जब
मॉडर्न ज़माना आया, उसमें डिस्कवरीज होती गई, तो वो उसमें बताया कि भाई शेल के अंदर भी सब शेल होते हैं, शेल के अंदर भी क्या होते हैं, सब शेल होते हैं, ठीक है। तो उससे हमें पता चला कि यार शेल के अंदर भी सब शेल होते हैं, वो सब शेल होते हैं SPDF, ठीक है। तो वो यही बता रहे होते हैं। अब वो जो सब शेल के अंदर जो ऑर्बिट्स होते हैं, अब मैंने कहा कि भाई हमने कहा कि भाई एटम होता है, हमने इससे पहले यही दिखाया था ना कि शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि शेल बता रहा होता है। अब मैं कह रही हूँ कि इस शेल के अंदर भी ना, इस शेल के अंदर भी क्या होते हैं, सब शेल होते हैं, मतलब इससे छोटे लेवल पे सब शेल होते हैं, और इसके अंदर जो है ना ऑर्बिटल्स होते हैं, इस सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि डिफरेंट शेप्स के होते हैं, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो उसको बेसिकली एजिमुथल क्वांटम नंबर बता रहा होता है कि भाई जो शेप ऑफ ऑर्बिट है किसी भी सब शेल में, जो शेप ऑफ ऑर्बिट है और उस ऑर्बिट में किस, ठीक है, और इस सब शेल में जो ऑर्बिट है, ठीक है, कोई भी शेप है, ठीक है, कोई भी सब शेल है, जो कि 4 तरह के सब शेल होते हैं, 4 तरह के सब शेल होते हैं, S होता है, P होता है, D होता है और F होता है, ठीक है। अब इस SPD जो कि सब शेल है, ठीक है, मतलब कोई भी शेल है, K हो गया, L है या M है या N है, ठीक है। अब इसमें अगर K है तो उसमें भी, अब उसमें कौन से सब शेल होते हैं, ठीक है, और L में कौन से सब शेल होते हैं इसमें से, और M में कौन से सब शेल होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। अब इसी सब शेल में मजीद क्या होते हैं, और इसी सब शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं, इन ऑर्बिट में जो है ना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है ना, ये तो शेप ऑफ ऑर्बिट भी बता रहा होता है, मतलब S की जो है ना, ये जो S सब शेल है इसमें ऑर्बिट की क्या शेप है, इस तरह से P जो सब शेल है इसमें ऑर्बिट की क्या सब शेल है, इस तरह D जो सब शेल है इसमें ऑर्बिट की क्या सब शेल है, इस तरह से F जो है जिसे फंडामेंटल कहते हैं इसमें ऑर्बिट की क्या सब शेल है, ठीक है। तो इन सब में जो सब शेल में जो ऑर्बिट की जो शेप होता है वो हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर बता रहा होता है, जिसे हम L से शो कर रहे होते हैं, और इसी ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी बता रहा होता है, ठीक है। तो 2 चीज़ें ये बता रहा होता है, ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दिस क्वांटम नंबर क्या बता रहा होता है ऑल्सो, ये क्वांटम नंबर हमेशा से हमें क्या बता रहा होता है, एंगुलर मोमेंटम बता रहा होता है, ठीक है। क्वांटम नंबर का मतलब किस तरह से कि भाई ये आपको बता रहा होता है कि वो 3 डायमेंशनल स्पेस जो है वो ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में किस तरह से मूव कर रहे हैं, किस तरह से वो मोशन शो कर रहे हैं, तो इस वजह से कह रहे हैं कि ये हमेशा से हमें एंगुलर मोमेंटम बता रहा होता है, ठीक है। सो और इसका हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, L से करते हैं, स्मॉल l से, ठीक है। और ये भी इंटीग्रल वैल्यू होती है, लेकिन ये भी इंटीग्रल वैल्यू मतलब ये भी होल नंबर में होती है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। L जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, जबकि N में आपने देखा था कि 1 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। L क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 आगे भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है, और ये जो है ना L, ये L किसके बराबर होता है, ये L बराबर होता है n-1 के, मतलब n जो है कोई भी सबशेल अगर आपको दिया है, फॉर एग्जांपल आपको कहा है कि K सबशेल है, ठीक है, तो K का आपको पता है कि K की जो वैल्यू होती है, n की वैल्यू होती है, वो कौन सी होती है, K की वैल्यू, K के लिए K के लिए n की वैल्यू होती है 1, तो आपने 1 लगा लिया। अब 1 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब आपके K शेल के लिए जो L की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0, ठीक है। तो इस तरह से वो आपसे MCQs पूछ सकते हैं, इस तरह से वो आपको कह सकते हैं कि M के लिए बताएं, M के लिए L की वैल्यू बताएं, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इसी फॉर्मूले को यूज़ करके M कौन सा शेल है, M आपका तीसरा शेल है, ठीक है। तो तीसरा शेल है तो 3 - 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2। तो इसका मतलब L की वैल्यू 2 होती है आपके M शेल के लिए। इस तरह से N जो है आपका चौथा शेल है तो 4 - 1 करेंगे तो 3, तो इसका मतलब n की वैल्यू n शेल के लिए आपकी L की वैल्यू 3 होती है, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है कि किस तरह से आप किसी भी शेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ईच वैल्यू फॉर L जिसे एजिमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है पार्टिकुलर सब एनर्जी लेवल, ठीक है। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये सब एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, या सब शेल को, जिस तरह से मैंने कहा कि जो L है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपके सब शेल को रिप्रेजेंट करता है कि भाई सब शेल कौन सा है, ठीक है। और वो सब शेल क्या होते हैं, SPD एंड F हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द, आप जब S होता है ना वो शार्प के लिए यूज होता है, और जो P है इसको कहते हैं प्रिंसिपल, और जो D है इसे कहते हैं डिफ्यूज, और जो F है इसे कहते हैं फंडामेंटल। तो ये 4 सब शेल है, मेन सब शेल है, बाकी भी हो सकते हैं लेकिन मेन यही है, S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज, F फॉर फंडामेंटल, ठीक है। तो ये बेसिकली L जो है सब शेल बता रहा होता है, शेप ऑफ ऑर्बिट बता रहा होता है, इन सब शेल के अंदर जो ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, उनकी शेप बता रहा होता है, ठीक है।
अच्छा, और दूसरा उसी ऑर्बिटल में जो है मूवमेंट बता रहा होता है इलेक्ट्रॉन की, मीन एंगुलर मोमेंटम बता रहा होता है। जिस तरह से मैंने कहा कि भाई के जब आपको दिया जाए कि इसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है कि फार्मूला जो मैम दीना ने बताया था वो यही बताया था कि एल एन माइनस वन। ठीक है, ये इतना मोटा क्यों हो गया? ठीक है, तो मैम दीना ने ये फार्मूला बताया था, तो अब ये के का पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब एन की वैल्यू वन होगी, तो वन माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा आंसर? ज़ीरो आएगा। ज़ीरो आएगा ना, तो इसका मतलब कि के शेल के लिए जो है आपका जो एल है, मीन जो सब शेल है वो आपका ज़ीरो वन। ठीक है, तो इस तरह से आप दूसरे शेल के, जिस तरह मैंने पहले बताया। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब ये एल है, ठीक है, ये नोटेशन आपको दी हुई है, ये एल की वैल्यूज़ दी है। देखें, जब भी एस सब शेल की बात होगी ना, तो उसमें जो है ना सब शेल क्या होता है? ज़ीरो होता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो है ना सब शेल ज़ीरो होता है, और पी के लिए वन होता है, डी के लिए दो होते हैं, एफ के लिए तीन होते हैं। ठीक है, और जी के लिए जी ये एच ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस यहाँ तक याद रख लें। ठीक है, अब किस तरह से ये आए, जिस तरह से मैंने अभी आपको करके दिखाया उसी तरह से आए। जैसे कि अगर एन वन है मीन के शेल के लिए, तो एल ज़ीरो है, इसका मतलब सब शेल सिर्फ क्या है? ज़ीरो मीन कौन सा है? शार्प वाला है। मतलब सब शेल ज़ीरो, मतलब इसका मतलब कि नहीं है, मतलब शार्प वाला है, एस फॉर शार्प। और जब भी एल की वैल्यू ज़ीरो होगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एल ज़ीरो मतलब ये है कि वो शार्प सब शेल है। ठीक है, मीन एस सब शेल है, वहाँ पे कौन सा सब शेल है? एस सब शेल है। ठीक है, यहाँ पे के वाले में एस सब शेल है। ठीक है, क्योंकि एल की वैल्यू ज़ीरो हो रही है, शार्प वाला सब शेल है। इस तरह से एन टू जब आपने एल के लिए निकाला तो वहाँ पे ज़ीरो और वन आया। ज़ीरो और वन क्या मतलब? जब आपने फॉर एग्जांपल आपको फार्मूला पता है एन माइनस वन, अब आपको कह रहे हैं कि सेकंड शेल के लिए मीन एल के लिए निकाले, तो आपने टू माइनस वन किया तो आपकी वैल्यू क्या आई? वन आई। मतलब एल की वैल्यू वन आई, तो वन आई तो इसका मतलब ज़ीरो भी आएगी, ज़ीरो पहले आएगी उसके बाद वन आएगी। तो इसमें क्या है, आपके सेकंड शेल में ज़ीरो भी है और वन भी है। इसका मतलब क्या है कि इसमें एस शेल भी है और पी भी है। पी किसके लिए है? पी है वो पी है प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल। मतलब ये जो जब भी एल की वैल्यू वन आती है तो इसका मतलब उसमें पी वाला सब शेल भी है। ठीक है, और ज़ीरो मीन एस वाला सब शेल भी है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है कि आपके जब भी एन की वैल्यू टू आती है मीन एल शेल की बात होती है, तो उसमें एस सब शेल भी होता है, पी वाला भी होता है। और जब के शेल की बात होती है तो उसमें सिर्फ एस सब शेल होता है। यहाँ पे नोटेशन दी गई है भाई, एस पी डी एफ किसको शो करते हैं? एल फॉर नोटेशन। मतलब जबकि एल की वैल्यू आपके पास ज़ीरो आएगी तो इसका मतलब उसमें कौन सा सब शेल होगा? शार्प वाला। और जब एल की वैल्यू वन आएगी तो उसमें प्रिंसिपल वाला होगा। ठीक है, और अगर प्रिंसिपल वाला होगा और एल की वैल्यू वन आ गई तो इसका मतलब उसमें सब शेल एस भी होगा। इस तरह से अगर एल की वैल्यू आपकी टू आ गई तो उसमें सब शेल डी होगा, उसके साथ पी और एस पी भी होगा। इस तरह से अगर सब शेल की वैल्यू आपके पास क्या मतलब एसिम्पटोटल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर आपको थ्री आ गई तो इसका मतलब इसमें एफ तो होगा, लेकिन एफ के साथ पीछे डी भी होगा, पी भी होगा, एस भी होगा। ठीक है, जिस तरह से आपने फर्स्ट के लिए निकाला, आपने इस फार्मूले के ज़रिए जो है ना पहले के शेल के लिए निकाला तो आपके पास क्या आया? ज़ीरो। तो ज़ीरो का मतलब कि इसमें सिर्फ कौन सा शेल है? एस है। ठीक है, इस तरह से फिर आपने एल शेल के निकाला, वहाँ पे एल की वैल्यू आई वन, तो वन आई तो इसका मतलब पी शेल तो होगा, साथ में एस भी होगा, तो एस पी। इस तरह से जब एन की वैल्यू आपने थ्री रखी मीन एम शेल के जब निकाला तो उसकी वैल्यू क्या आई आपके पास? टू वैल्यू आई। तो जाहिर सी बात है टू मीन डी तो होगा, साथ में एस पी भी होगा, तो एस पी डी तीनों होंगे। और जब एल की वैल्यू आपके पास जो है जब आपने एन की वैल्यू फोर रखी मीन एन शेल के लिए जब आपने बात की तो फोर माइनस वन करेंगे तो आपके पास एल की वैल्यू थ्री आई। थ्री मतलब एफ शेल तो होगा, साथ में डी एस पी भी, डी पी सी मीन एस पी डी भी होंगे। तो इस तरह से एस पी डी एफ एन फोर, इसमें चारों सब शेल होंगे। फर्स्ट के शेल में सिर्फ एक सब शेल होगा जो कि शार्प होगा। सेकेंड शेल में एस मीन शार्प और प्रिंसिपल दोनों होंगे। थर्ड शेल में मतलब कौन सा शेल? एम वाला। एम वाले में क्या होगा? शार्प भी होगा, प्रिंसिपल भी होगा, डिफ्यूज भी होगा। और एन वाले में तीनों होंगे, शार्प भी होगा, प्रिंसिपल भी होगा, डिफ्यूज भी होगा, फंडामेंटल भी होगा। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।
ये सारा। तो द फार्मूला कंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉन इन सब शेल 2l-1। तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि भाई जब भी शेल लेवल पे आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो शेल लेवल पे, जब आपसे शेल लेवल पे पूछा जाए ना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का, तो फार्मूला 2n² है। लेकिन जब आपसे सब शेल लेवल पे पूछा जाए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सब शेल लेवल पे बताएं, तब आप जो फार्मूला लगाएंगे ना, वो आप ये वाला लगाएंगे, 2 ब्रैकेट में 2l+1, ये l है, ठीक है। अब आपसे मैं पूछ रही हूँ कि सब शेल जो है ना एस का मुझे बताए कि उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अब आपको पता है कि मैम दीना ने सब शेल लेवल के लिए बताया था 2 ब्रैकेट 2l+1, ठीक है। तो ये सब शेल शार्प का मुझसे पूछ रही है। अब मुझे पता है कि शार्प के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे मैंने बताई थी और आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि शार्प के लिए एल की वैल्यू होती है 0। तो आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 लिखा और एल की जगह आपने 0 पुट किया और +1। अब 2 0 0, ये 0 हो गया, और +1 जाहिर सी बात 0 में +1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब एस की वैल्यू आपके पास क्या आई, मतलब शार्प जो सब शेल है, एस सब शेल के लिए आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है 2। मतलब जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है एस सब शेल के लिए वो कितने आ सकते हैं 2, ठीक है। इस तरह से आपने एस सब शेल के निकाल लिया। इस तरह से मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आपने जो है, मैं एल वाला निकाल देती हूँ, फिर एम और एन आपने होमवर्क करना है, ठीक है। होमवर्क है आपका। अब इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि जो है ना पी सब शेल, हाँ पी सब शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, सॉरी पी सब शेल के लिए पी सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, पी सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो आपके फॉरन माइंड में आपको पी दे दिया गया, ठीक है, आपको पी दे दिया गया, इससे पहले आपको एस दिया था, अब आपको पी दे दिया गया और आपसे पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताएं, ठीक है। फौरन आपके माइंड में फार्मूला आया कि मैमदीना ने सब शेल लेवल आपने पहचान लिया कि यार पी तो प्रिंसिपल सब शेल है, ठीक है। तो ये सब शेल है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है ना शेल के लिए तो मैंने 2n² बताया था, लेकिन सब शेल लेवल पर मैम ने बताया था कि 2 ब्रैकेट 2l+1, तो मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। एल के लिए अब मुझे बस पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल जो सब शेल है, पी सब शेल है, इसमें एल की वैल्यू क्या होती है, इसमें एल की वैल्यू 1 होती है, तो बस मैं 1 पुट कर दूंगा, ठीक है, फॉर्मूले में। और 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 ही आएगा, और 2 1 + 3 और 3 2 = 6, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम हमारे पी सब शेल में, ठीक है। इस तरह से आप डी का मुझे निकाल के बताएं, एफ का मुझे निकाल के बताएं और कमेंट करके बताएं, ठीक है, ये आपका काम है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं डी के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताएं। अभी मैंने यहाँ पे भी बताई, डी के लिए एल की वैल्यू क्या होगी 2 होगी ना, और एफ के लिए एल की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो जब आप इस फॉर्मूले में 2 पुट करेंगे डी के लिए, तो 2 2 4 4 1 5 5 2 10, तो इसका मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10। इस तरह से एफ में एल की वैल्यू 3 है, तो 3 2 6 6 + 1 7 7 2 14, तो इसका मतलब एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये मैंने आपको करा दिया, लेकिन आपका होमवर्क ये है कि इसे बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब मैं दोबारा से बता रही हूँ, एल जो है ये 0, ये आपको याद होना चाहिए, ये कि जब भी एल की वैल्यू 0 होगी तो आपको पता होना चाहिए कि ये एस शेल है। जब भी एल की वैल्यू, ठीक है, ये एल की वैल्यूज़ बता रही हूँ मैं, अगर मैं दोबारा से करूँ, देखिए ये एल की वैल्यूज़ बता रही हूँ, ठीक है, और ये सब शेल शो कर रहा है, ठीक है। तो जब भी एल की वैल्यू जो है अगर आपके पास 0 होगी तो वो कौन सा शेल होगा एस, और जब भी 1 होगी तो वो होगा पी, और जब भी 2 होगी तो वो कौन सा शेल होगा, वो डी होगा, ठीक है। और जब भी सब शेल की वैल्यू 3 होगी तो वो कौन सा होगा, वो एफ होगा, और जब 4 होगी तो जी होगा, एफ होगा, एच होगा। ये जी एच का नाम भी याद करें, आपने यहाँ तक याद करना है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं किसी भी सब शेल में। ये फार्मूला यूज़ करना है, सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का ये फार्मूला है, और शेल में मैंने क्या बताया था, ऊपर क्या बताया था, जल्दी कमेंट करें, 2n² बताया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये आपने याद करना है, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने दिया है वो आपने अपनी फिंगर टिप्स पे याद करना है, ठीक है। इसमें सब कुछ मैंने बता दिया, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा, प्रैक्टिस करनी है बार बार। आपने जो भी मैंने यहाँ पे करके दिखाया है ना आपको इस फार्मूले से, और उससे पहले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो भी मैंने प्रैक्टिस करके दिखाई, वो आपका होमवर्क है, वो आपका होमवर्क है कि आप उसे 2-3 दफ़ा अपनी कॉपी में करें, ठीक है। और इसके साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक को लाजमी रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी मैं टॉपिक का लेक्चर डिलीवर करती हूँ अपनी टेक्स्ट बुक को लाजमी रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है।
सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है होमवर्क क्लास में कर लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई है ना खुद, वो आपका काम है कि आप खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। बार बार करेंगे प्रैक्टिस तभी आपकी फिंगर टिप्स पे आने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को देखेंगे, उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर को फिर इंशाल्लाह क्वांटम नंबर हमारा जो है एंड हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ नहीं करवा रही, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना होमवर्क क्या करेंगे कि जो भी मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई है, ठीक है, क्वांटम नंबर्स की, वो आपका होमवर्क है। दूसरा आपने अपनी टेक्स्ट बुक को रीड करना है, ठीक है, और नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और डेली रिवाइज करना है पिछला, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। अब दुआ में खास कर याद रखिएगा, कोई कुछ भी पूछना हो और बीच में देखिए मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है क्योंकि मैं इतना फास्ट पढ़ा रही होती हूँ, तो कुछ वर्ड्स में गलत बोल लेती हूँ। तो कहीं मैं गलत वर्ड बोल ली हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ऑफ करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में खास कर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।